हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 18 तक कवर कर लिया था। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट होगा वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की सीरीज में। तो जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 18 में लेक्चर नंबर 18 में रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें से हमने दो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। देखिए, जो हमने लेक्चर नंबर 18 में डिस्कस किया था उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमने आपको वहाँ पे देखे स्पॉट वेल्डिंग कंप्लीट करा दिया था। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग उसी की सीरीज में आगे की ओर देखेंगे। हमारा जो बट वेल्डिंग बचा हुआ था उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस, आज हम लोग का टॉपिक होगा रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग। रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग। अब देखिए इसमें क्या होगा। रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग मतलब जब हम वर्कपीस को कैसा, आप समझते हैं लैप जॉइंट कैसा होता है, बट जॉइंट कैसा होता है। जब वर्कपीस इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लैप होकर रखा रहता था, तो हम यहाँ पर एक टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को लगाकर ऐसे करंट फ्लो कराते थे। तो इस तरीके के वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम बोलते थे स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग या प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो यहाँ पर एक प्लेट दूसरे के ऊपर क्या होती थी, लैप होकर वेल्डिंग होती थी। जब लैप होकर वेल्डिंग होती थी तो जो प्लेट की थिकनेस होती थी वो बहुत थिन रखते थे। थिन का मतलब कितनी रखते थे, 0.025 mm से या तो 0.5 mm तक रखते थे, या यही 1 mm, 2 mm, 3 mm तक रखते थे। तो इस तरीके से लैप जॉइंट कंप्लीट करते थे। लेकिन अगर इन दोनों प्लेटों को आमने सामने हमें रखना हो, ऐसा देखिए, इस तरीके से एक प्लेट को हम यहाँ रखें, एक प्लेट को यहाँ रखें, जब इस तरीके से प्लेट को जोड़ना हो तो ऐसे वेल्डिंग को हम लोग बट जॉइंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ प्लेट की जगह अगर कोई सिलेंड्रिकल सरफेस हो, ऐसा सपोज करिए इस तरीके से हमारा इक्विपमेंट हो, एक दूसरा हमारा ऐसा हो। अब इन दोनों राड को एक दूसरे से जोड़ना हो तो उस समय क्या होगा, दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे और उनको आपस में वेल्ड करेंगे। तो अब किस टेक्नोलॉजी से वेल्ड करेंगे, चलिए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, वेल्डिंग बहुत ज़्यादा लेंदी है, इतने सारे टॉपिक है इसमें, आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। आपने आर्क वेल्डिंग पढ़ा, तो आर्क वेल्डिंग में हमने आपको कई सारी वेल्डिंग बताई और सबको एक दूसरे से कोरिलेट करके बताया। तो जब हम कोरिलेट करते जा रहे थे तो वहाँ से आपको कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज आप इंडिविजुअल किसी भी वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक दूसरी वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस तरीके से ये वेल्डिंग होता है। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग के बारे में। तो देखिए, जब हमारा वर्कपीस बट जॉइंट बनाता है और हम रेजिस्टेंस का उपयोग करके वेल्डिंग करते हैं, तो ऐसी वेल्डिंग को रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। और रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाइड की जाती हैं। पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था। पहली हमारी होती है रेजिस्टेंस ऑफसेट बट वेल्डिंग और दूसरी होती है रेजिस्टेंस फ्लैश बट वेल्डिंग। तो इस तरीके से हमारा बट वेल्डिंग दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला हमारा होता है ऑफसेट बट वेल्डिंग
और दूसरा हमारा होता है फ्लैश बट वेल्डिंग। अब इन दोनों में हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेंगे रजिस्टेंस अपसेट बट वेल्डिंग के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लैश बट वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग डालते हैं। पहला पॉइंट हमारा है रजिस्टेंस अपसेट बट वेल्डिंग। इस तरीके से हमारा होगा अपसेट बट वेल्डिंग। इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले ऐसे समझिए, ये हम बट वेल्डिंग का मतलब कैसा होता है, जैसे कुछ वर्कपीस हमारे ऐसे होते हैं सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन। सपोज करिए ये वर्कपीस सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन में है, ये अगर इन दोनों वर्कपीस को आपस में जोड़ना हो तो हम क्या आर्क वेल्डिंग से इनको जोड़ सकते हैं। अगर ये बहुत पतले वायर हों, सपोज करिए दो पतले वायर हों, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो, तो क्या हम आर्क वेल्डिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं, गैस वेल्डिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, पतले हैं, तो ये गैस वेल्डिंग से भी मेल्ट हो जाएंगे, आर्क वेल्डिंग से भी मेल्ट हो जाएंगे। तो उस समय हमारी केवल एक ही वेल्डिंग टेक्नोलॉजी रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही काम आएगी, तो उससे हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और रेक्टेंगुलर को भी ऐसे जोड़ लिया जाता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। अब इसमें जो क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे थे तो हमारा कैसा होगा, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कितना होगा, ये लगभग होता है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर तक के क्रॉस सेक्शनल एरिया को, जैसे अगर कोई सर्कुलर है तो इसका जो हम एरिया निकालेंगे, अगर इसका डायमीटर d होगा तो इसका एरिया हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। अब इसकी टोटल वैल्यू 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं आनी चाहिए, तो इस तरीके से इसका एरिया होता है। तो इसीलिए स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया की वेल्डिंग के लिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया वर्कपीस कैन बी वेल्ड बाय अपसेट बट वेल्डिंग, अपसेट बट वेल्डिंग है ना। अपसेट बट वेल्डिंग, इस वेल्डिंग में क्या होता है, पावर और वोल्टेज कितना यूज करते हैं, लो वोल्टेज लगभग 2 से 3 वोल्ट या 2 से 6 वोल्ट का उपयोग करते हैं, और पावर जो करंट हमारी होती है वो लगभग 10,000 एम्पियर का उपयोग करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसा है। जब हम इसको बनाते हैं तो एक्चुअल में हमारा ये होता कैसे है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास वर्कपीस होते हैं। सपोज करिए इस तरीके का एक वर्कपीस है जिसका क्रॉस सेक्शन हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरा हमारा इस तरीके का वर्कपीस है। अब दोनों वर्कपीस को हमें क्या करना है, आपस में वेल्ड करना है। दोनों वर्कपीस को आपस में हमें वेल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों वर्कपीस के ऊपर एक क्लैंपिंग लगाएंगे, मतलब इनको हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे, क्लैंप करेंगे। इस तरीके से दोनों वर्कपीस के ऊपर हम क्लैंपिंग लगाएंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया क्लैंपिंग।
चलिए क्लैंपिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्लैंपिंग में भी देखिए इनको हम सपोर्ट देंगे और इन दोनों क्लैंपिंग को भी हम ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक बेस होगा। इस तरीके से हम एक बेस बनाएंगे। एक मिनट, देखिए यहाँ पर हम ऐसा बेस बनाएंगे और इस बेस में देखिए इसको कुछ हम लोग ऐसा बनाते हैं, जब आप देखेंगे एक्चुअल में तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। अब इस बेस पर क्या होगा, ये दोनों वर्कपीस हमारा रखा होगा। ये जो हम बना रहे हैं इसमें ऐसा देखिए इस तरीके से, तो ये क्लैंपिंग आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई देती हैं, ऐसी क्लैंपिंग होती है। मतलब आप देखेंगे तो ये इसको क्लैंप करके रखती है अच्छे से, इस तरीके से क्लैंपिंग होती है। अब ये क्लैंप कर लिया वर्कपीस को हमारे। देन अब हमारा क्या होगा, चलिए अब हम ऐसे इसको क्लैंप कर लिए हैं। देखिए ये जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं फिक्स डाई, और ये वाली जो हमारी होती है इसको बोलते हैं मूवेबल डाई। एक हमारी ये मूवेबल डाई होती है और ये वाली हमारी फिक्स डाई होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। इसको यहाँ से अभी हटा दे रहे हैं। यहाँ पर एक हम लोग पावर सप्लाई लेते हैं इस तरीके से, और फिर देखिए इन दोनों को, एक को हम ऐसा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और एक को हम ऐसा एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर एसी पावर सप्लाई देते हैं। इस तरीके से एसी पावर सप्लाई इसको हमने दे दिया। अब ये क्या होगा, जब हमने पावर सप्लाई ऑन किया तो यहाँ पे देखिए होगा क्या कि इन दोनों वर्कपीस के बीच में इतना स्मॉल गैप रखते हैं, मिनिमम गैप रखते हैं कि दोनों के बीच देखिए जो करंट हमारी नेगेटिव से आएगी वो पॉजिटिव की ओर जाकर एक कंप्लीट सर्किट बनाएगी। जब दोनों के बीच में स्मॉल गैप हम रखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अब करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू गैप, इन दोनों के बीच में गैप होने की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होगा, रजिस्टेंस जनरेट होगा और यहाँ पर आर्क बनने लगेगी। इस तरीके से आर्क बनेगी। अब ड्यू टू रजिस्टेंस यहाँ पे जो आर्क क्रिएट होगी, फिर लगातार ये पावर सप्लाई हम देते रहेंगे, फिर वो आर्क इन दोनों सरफेस को क्या करेगी, मेल्ट करेगी। मेल्ट करने के बाद जब ये दोनों सरफेस मेल्ट हो जाएंगी तो फिर हम पावर सप्लाई को ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके फिर ये जो मूवेबल डाई होता है इससे हम फोर्स लगाकर इसको पास में ले आएंगे और तब तक फोर्स लगाए रखेंगे जब तक ये प्रॉपर वेल्ड नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके की वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ऑफसेट बट वेल्डिंग, है ना। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी कहलाती है ऑफसेट बट वेल्डिंग। ये हमारी होती है मूवेबल फिक्स डाई, और एक हमारी उस साइड में होती है मूवेबल डाई। इस तरीके से ये वाली फिक्स डाई चलिए ऐसा हमारा ये सिस्टम होता है। इस पूरे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं ऑफसेट बट वेल्डिंग, है ना। ये मूवेबल डाई होता है ये,
फिक्स डाई होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं कि इसमें पावर सप्लाई कितनी देते हैं, वोल्टेज कितना देते हैं, और ये इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शनल था लगभग कितना था 6.25 mm²। चलिए तो अगर हम बात करें पावर सप्लाई की तो ऐसे देखिए, जो हम देते हैं पावर सप्लाई, अब पावर सप्लाई में जो हम वोल्टेज देते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2 से 6 वोल्ट देते हैं, बहुत स्मॉल वोल्टेज देते हैं, स्मॉल वोल्टेज देते हैं। और जो करंट हम लोग देते हैं अप टू 7000 एम्पियर टू 10,000 एम्पियर करंट हम इसमें देते हैं। अब उसके बाद ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा होता है वो भी याद रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्कपीस ये लगभग होता है मैक्सिमम 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट याद रखिएगा सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर नहीं है, mm स्क्वायर नहीं, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से इस वेल्डिंग को हम कंप्लीट करते हैं। इसका मैक्सिमम उपयोग कहाँ पे किया जाता है? मैक्सिमम उपयोग इसका जिस तरीके के दिखाई दे रहे हैं वर्कपीस, इसे हम बोलते हैं बार, मतलब स्टील के बार वायर या कॉपर के वायर को जोड़ने में इस तरीके की वेल्डिंग का उपयोग हम करते हैं। तो चलिए, दिस वेल्डिंग इज ऑल्सो यूज फॉर एप्लीकेशन की बात करें तो दिस वेल्डिंग is also used for non-ferrous brass, circular bar of wire or bar of brass and wire। तो इस तरीके से इसका उपयोग हम करते हैं। इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है केवल इतना ही पूछा जाएगा कि ऑफसेट बट बिल्डिंग में वर्कपीस का मैक्सिमम कितना एरिया हम जोड़ सकते हैं। दूसरा ये पूछा जाएगा किस तरीके के वर्कपीस के लिए हम जोड़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका संभावित रहेगा वोल्टेज कितना यूज करते हैं, वोल्टेज वाला पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारा रहेगा करंट, तो हमारी करंट कितने यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा ऑफसेट बट वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। सेकेंड वाला पार्ट हमारा हो जाएगा फ्लैश बट वेल्डिंग के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा फ्लैश बट वेल्डिंग। इसका भी उपयोग देखिए जब नॉन फेरस वर्कपीस हो, नॉन फेरस मटेरियल हो और कैसा हो, क्रॉस सेक्शनल हो, रेक्टेंगुलर हो और थोड़ा सा उसका एरिया ऑफसेट बट वेल्डिंग से ज़्यादा हो, ये लगभग 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तक,
25 सेंटीमीटर स्क्वायर तक की क्रॉस सेक्शनल एरिया को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए ये भी सेम उसी तरह होता है जैसे एक हमारे पास इस तरीके का वर्क पीस हो, मान लीजिए कि ऐसा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे, इस तरीके का वर्क पीस हो हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस वर्क पीस को यहाँ से होल्ड कर लेंगे, ऐसे क्लैंप कर लेंगे, इधर भी इस वर्क पीस को ऐसे हम क्लैंप कर लेंगे। अब क्लैंप करने के बाद देखिए ये हमारे पास क्लैंपिंग डिवाइस हो गई। इस तरीके से ये हमारे पास क्लैंपिंग डिवाइस हो गई। अब क्लैंप करने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों डिवाइसेस को ऐसे देखिएगा यहाँ से ले आते हैं और यही पावर सप्लाई इस तरीके से ले आए और इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। और इस पे जो कनेक्ट करते हैं वो हमारा कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसा बना देते हैं, ये फेस बना देते हैं। अब क्या करते हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल और एक को पॉजिटिव टर्मिनल दे देते हैं। जब हम देखिए पावर सप्लाई ऑन करते हैं, इसमें देखिए इस तरीके से ये हमारे पास ये पूरा सिस्टम होता है। ऐसा जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, मान लीजिए हमने इसको नेगेटिव दिया है और इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, तो होगा क्या, जब करंट हमारी फ्लो होगी तो देखिए मिनिमम गैप होगा। इसको हम पहले बोल देंगे फिक्स डाई और इसको हम लोग बोल देंगे मूवेबल डाई। होगा क्या, जब करंट हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने लगेगी तो उसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में वही स्पार्किंग जनरेट होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, आर्क जनरेट होगी। अब ये जो आर्क जनरेट होगी तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ देर तक पावर सप्लाई को चालू रखेंगे तो ये आर्क क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब आर्क बढ़ती जाएगी फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई को चालू ही रखेंगे। इस वर्कपीस को ले जाएंगे इसके पास, इसके नज़दीक ले जाएंगे। उसके बाद और आर्क हमारी ऐसे इस तरीके से बनेगी, फिर हम इसको थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, फिर इसको पास ले जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को जब हम करेंगे तो यहाँ पर ऐसे एक आर्क जनरेट होगी, इस तरीके से आर्क जनरेट होगी। और जब इसको हम पास और दूर ले जा रहे थे तो इस दोनों सरफेस का मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसका भी मटेरियल हमारा मेल्ट हो जाएगा और इसका भी मटेरियल मेल्ट हो जाएगा। जब दोनों मेल्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम मूवेबल डाई से पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे और फिर मूवेबल डाई से फिर प्रेशर फोर्स लगाकर इसको हम तब तक फोर्स लगा रखेंगे जब तक ये वर्कपीस हमारा क्या हो जाएगा, वेल्ड नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। यहाँ पर ये हमारी जो क्रिएट होती है ये हमारी क्या बनती है, फ्लैश बनती है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैश। तो इस तरीके की वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। ये हमारा होता है पावर सप्लाई। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं इसका जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो हम कितना इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग कितनी पावर और कितनी करंट का उपयोग करते हैं।
अगर हम पावर की बात करें तो देखें वहां पर हमने वोल्टेज किस पे, अपसेट बट वेल्डिंग में हम वोल्टेज कितना ले रहे थे, 2 से 6 वोल्ट ले रहे थे। यहाँ पर याद रखिएगा 10 से 25 वोल्ट लेते हैं। थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देते हैं क्योंकि वर्कपीस का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और करंट हमारी वही 10,000 एम्पियर लेते हैं। करंट हमारी होती है 10,000 एम्पियर। उसके बाद जो इसमें हम लोग वर्कपीस का एरिया वेल्ड करते हैं वो हमारा होता है लगभग, देखें अप्रॉक्स 0.25 mm से mm टू 25 mm थिक workpiece can be welded by this welding या by these welding। तो इस तरीके से 25 mm तक के मोटे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो 6.25 mm से इंक्रीज कर जाएगा, और अगर इसकी थिकनेस की बात करेंगे तो लगभग 25 mm थिक वर्कपीस को आसानी से हम जोड़ सकते हैं। तो इसमें जो वही प्रेस हमारा जो होता है मूवेबल डाई से हम क्या करते हैं, बार बार फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे यहाँ पर आर्क जनरेट होती है, और वो आर्क हमारी कैसी होती है, एक फ्लैश के रूप में बनने लगती है। जब पास ले गए फिर दूर ले गए तो एक फ्लैश बनने लगता है। तो ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही आएगा कितना वोल्ट यूज करते हैं, कितना एम्पियर यूज करते हैं, और वर्कपीस की थिकनेस कितनी लेते हैं। तो यहाँ पर बस इतना इसका संभावित क्वेश्चन आता है। इसका भी उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, देखिए इसका भी उपयोग हम लोग जैसे रेक्टेंगुलर या क्रॉस सेक्शनल वर्कपीस हो, मतलब रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शनल वर्कपीस हो, तो उसे आपस में बिल्ड करने के लिए हम लोग इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रेक्टेंगुलर या क्रॉस सेक्शनल वर्कपीस को अदर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से भी तो जोड़ सकते थे। तो देखिए सपोज करिए कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऐसा हो जाए। अब इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमारे पास एक और हो जाए। अब जब इन दोनों क्रॉस सेक्शन को आपस में हम लोग वेल्ड करेंगे, जब इन दोनों को एक दूसरे के सामने लाएंगे तो वहाँ पर जब फिलर मेटल भरेंगे तो इसके अगर आर्क वेल्डिंग का उपयोग करेंगे तो आर्क वेल्डिंग से इसके किनारों पर ही वेल्डिंग हो पाएगी। इस तरीके से यहाँ पर वेल्डिंग पॉसिबल ही नहीं है जब दो वर्कपीस को एक दूसरे के पास ले आएंगे। तो इस तरीके से इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की अगर हम बट वेल्डिंग करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, जब ये स्मॉल थिकनेस के होंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल थिकनेस के हो जाएंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों वर्कपीस को यहाँ पर क्लैंप करेंगे, क्लैंप करके पावर सप्लाई ऑन करेंगे और वेल्डिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग कंप्लीट हो गई, हम लोग नेक्स्ट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं थर्मिड वेल्डिंग। थर्मिड वेल्डिंग एंड पिन कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग एक हमारी होती है, उसको भी देख लीजिए, जिसे हम लोग बोलते थे हाइड्रोजन वेल्डिंग, है ना। तो
हाइड्रोजन वेल्डिंग या इसी को हम लोग कहते हैं ट्विन कार्बन TWIN, इसको हम लोग कहते हैं ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बाइक वगैरह का इंजन देखते हैं, सपोज करिए अगर आप पल्सर बाइक का इंजन देखें, बजाज का देखें, तो उस बाइक के इंजन में लिखा होता है 150 150 सीसी लिखा होता है, सीसी फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम होता है, मतलब ये सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है इस तरीके से। और उस इंजन में ही अलग से आप देखेंगे तो लिखा रहता है DTSI, है ना, DTSI। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट ट्विन स्पार्क इग्निशन, ये होता है डायरेक्ट ट्विन स्पार्क इग्निशन। इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास ये जो इग्निशन चैम्बर होता है, कुछ ऐसा देख लीजिए, इस तरीके से ये जो इग्निशन चैम्बर होता है, अगर इसमें ऐसा देख लीजिए, मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पर जो इग्निशन हम लोग करवाते हैं, है ना, एक यहाँ पर हमने लगा दिया इग्निशन कॉयल, अब इस या इसके सेंटर में लगा दिया। अब इसका वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ पे हमारी क्या होंगे, मिक्सचर आएगा पेट्रोल और एयर का या डीजल और एयर का, तो इस तरीके से क्या होगा, पेट्रोल और एयर का या प्योर एयर आएगा। अब देखिए ये कंबस्टन चैम्बर ज़्यादा बड़ा होने की वजह से प्रॉपर तरीके से आर्क यहाँ पे स्पार्क करेगी और इतना हमारा छूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे मतलब आर्किंग सिस्टम, एक यहाँ पर भी लगा देंगे आर्किंग सिस्टम। तो एक से अधिक हम आर्किंग सिस्टम लगा देंगे तो इस तरीके से, इसी को बोलते हैं प्लग। जब एक से अधिक प्लग या आर्किंग सिस्टम लगा देंगे तो कुछ आर्क इधर से हमारी जनरेट होकर इसको बर्न कर देगी, कुछ इधर से इसको कवर कर देगी। तो इसीलिए हम बर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक से अधिक प्लग का उपयोग करते हैं। सिमिलर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में। इसमें देखिए क्या होता है, ट्विन का मतलब दो इलेक्ट्रोड और कार्बन का मतलब कार्बन के इलेक्ट्रोड हमारे होंगे। देखिए सपोज करिए कि ये हमारे पास ऐसा वर्कपीस हो, इस तरीके से हमारे पास एक वर्कपीस हो और इसकी हमें वेल्डिंग करनी हो ऐसे। अब इन दोनों वर्कपीस को हमें क्या करना है, वेल्ड करना है। तो अगर हमें सपोज करिए कि हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड हमने ऐसे लगाया, इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड हमने लगाया। अब इस इलेक्ट्रोड से यहाँ पर जो आर्क बनेगी, अगर वो आर्क हमारी सफिशिएंट ना हो इसको वेल्ड करने के लिए, तो हम उस समय क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड और बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोड और लगाएंगे ऐसा। इस तरीके से हम लोग दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे। अब क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के देखिए ये पावर सप्लाई, इससे इसको हमने ऐसे ले गए और इसको हमने ऐसे ले गए, दोनों को यहाँ पर एक ही टॉर्च से जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से ये पावर सप्लाई हमारी आएगी। अब देखिए इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी पावर सप्लाई, एक को ऐसे और एक को ऐसे हम जोड़ देंगे। तो इसमें होगा क्या,
ये तो हमारी हो जाएगी एसी पावर सप्लाई। एसी पावर सप्लाई देखिए, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव दे दिया और एक इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव दे दिया, तो उस समय हमारा क्या होगा। देखिए, जब ये इस तरीके से यहाँ से पावर सप्लाई आएगी, नेगेटिव टर्मिनल से आएगी। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और इन दोनों के बीच में मिनिमम गैप रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, इधर की ओर फ्लो करेगा और यहाँ पर इस तरीके का आर्क बनने लगेगा। दो इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क बनेगा। आर्क फॉर्म्ड बिटवीन, ऐसे देखिए, आर्क जनरेटेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अब इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क जनरेट हो जाएगी। जब ये आर्क जनरेट होगी तो इसी आर्क की मदद से इस वर्कपीस को हम क्या करेंगे, हीटअप करेंगे और हीटअप करके फिर क्या कर देंगे, वेल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, क्योंकि इसमें दो से अधिक इलेक्ट्रोड का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम होता है ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। और इस दो इलेक्ट्रोड का उपयोग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में आर्क बनाएं और यहाँ पर आर्क का टेम्परेचर पहले के आर्क इलेक्ट्रोड से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे कैसे इलेक्ट्रोड होंगे, नॉन कंज्यूमेबल। जब आप इसको देखेंगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड हमारे ऐसे बाहर निकले होते हैं, ऐसे हमारे बाहर निकले होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, मतलब ये इलेक्ट्रोड हमारे मेल्ट नहीं होंगे। तो अब ये लगातार वेल्ड अगर होते रहेंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड भी हमारा हीट होगा। इलेक्ट्रोड हीट होगा तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कवर लगा देते हैं। और उसके बाद अगर इसमें हमें देखिए एयर की शील्डिंग करनी हो, सपोज करिए यहाँ पर फ्लक्स का हमें कहीं उपयोग नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस समय क्या होगा, वर्कपीस पर जो बीड बनेगा या मोल्टेन मेटल जो बनेगा वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड की लेयर बनाएगा। तो उससे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शील्डिंग गैस का उपयोग करेंगे। तो शील्डिंग गैस के रूप में हम किसका उपयोग करते थे, आर्गन या हीलियम का। तो इस तरीके से सपोज करिए इसके अंदर हम ऐसे मान लीजिए इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पर एक हम सिलेंडर बना दे रहे हैं। और इस सिलेंडर का कनेक्शन हम ऐसे देखें, ये सिलेंडर हमारी इस तरीके से ऐसे कनेक्ट हो जाएगी और इसमें से शील्डिंग गैस हमारी इसके अंदर से ऐसे आएगी इलेक्ट्रोड के चारों तरफ से, और यहाँ पर क्या करेगा, ऐसे शील्डिंग प्रोवाइड कराएगा। सिमिलर इसको हम यहाँ से इसमें भी कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, इसमें भी कनेक्ट कर देते हैं। तो शील्डिंग गैस हमारी एक ही पाइपलाइन से हॉज पाइप बनाकर हम दोनों में कनेक्ट कर देते हैं। इसमें जो हमारा भरा होता है आर्गन या हीलियम, ये हमारा होता है आर्गन या हीलियम। तो अब इस तरीके से ये पूरी वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होती है। अब इसमें देखिए दो इलेक्ट्रोड लगाने से आर्क इलेक्ट्रोड के बीच में फॉर्म्ड होगी और उसी आर्क का उपयोग हम क्या करेंगे, इस वर्कपीस को हीट करके आपस में वेल्ड करने के लिए उपयोग करेंगे। इसमें कोई भी, इस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में कोई भी फिलर मटेरियल का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पॉइंट वाइज देखिएगा टू, अब ये जो इलेक्ट्रोड हमारे नॉन कंज्यूमेबल होते हैं वो टंगस्टन के होते हैं। टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड आर यूज, दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का उपयोग हम करते हैं।
और जो आर्क हमारी होती है जनरेटेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिएगा, इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, आर्गन एंड हीलियम आर यूज्ड एज ए शील्डिंग गैस। आर्गन और हीलियम का उपयोग हम शील्डिंग गैस के रूप में करते हैं। अब आर्गन और हीलियम के बाद इस वर्कपीस को कैसे नेचर के वर्कपीस पर हम वेल्डिंग कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव वर्कपीस हो, तो उस समय हम वर्कपीस को अगर इससे कनेक्ट करते थे आर्क वेल्डिंग में, तो वर्कपीस हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होता था। अगर ये नॉन कंडक्टिव हो तो हम ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग आसानी से कर देते हैं। अब इसमें देखिए एक टर्म हमने लिखा है हाइड्रोजन वेल्डिंग। अब हाइड्रोजन वेल्डिंग का मतलब क्या होगा कि अगर इस आर्गन और हीलियम की जगह, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इस आर्गन और हीलियम की जगह हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग करें, मतलब हम शील्डिंग गैस के रूप में और यूज हाइड्रोजन गैस एज ए शील्डिंग, देन तब हमारा क्या होगा, देखिए आगे इस तरीके से हमारा होगा। जब हम हाइड्रोजन गैस को उपयोग करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस होगी ऐसे इस तरीके से होगा। यहाँ जो हाइड्रोजन गैस इस आर्क के कांटेक्ट में आएगी तो वो गर्म होकर अपने किसमें, एटम्स में टूट जाएगी, मतलब एटम्स में ब्रेक हो जाएगी। ये हो जाएगी इस तरीके से H प्लस प्लस H माइनस, इसमें ये टूट जाएगी और उसके बाद उस समय ये बहुत हीट हमारी जनरेट करेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर जो इसके एटम्स ब्रेक हुए हैं इस आर्क की वजह से, वो एटम आएंगे और इस वर्कपीस पर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और जब वर्कपीस पर स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करते समय फिर वो फर्दर एटम आपस में क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे। और जब दोबारा ये एटम रिकम्बाइन होंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर जनरेट होगी। उसी हीट का उपयोग हम इन दोनों वर्कपीस को वेल्ड करने के लिए करते हैं। तो आई थिंक अब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन गैस, ऐसे देखिए, व्हेन हाइड्रोजन गैस आर हीटेड बाय आर्क, आर्क के द्वारा जब हमारी हाइड्रोजन गैस हीट होगी, देन इट विल कम, देन इट डिफॉर्म इनटू इट्स एटम, यह अपने एटम में डिफॉर्म हो जाएगी। देन आफ्टर जब ये उसके हाइड्रोजन के एटम्स हमारे वर्कपीस पर स्ट्राइक करेंगे, देन आफ्टर हाइड्रोजन एटम्स स्ट्राइक ऑन वर्कपीस। जब ये वर्कपीस पर स्ट्राइक करेंगे तो फर्दर ये क्या करेंगे, आपस में रिकम्बाइंड होंगे, जुड़ जाएंगे। इस तरीके से आपस में रिकम्बाइंड होंगे, वर्कपीस रिकम्बाइंड हाइड्रोजन एटम्स then more heat are generated। जब बहुत ज़्यादा हीट हमारी जनरेट होगी तो उसी हीट का उपयोग हम दोनों वर्कपीस को मेल्ट करके वेल्ड करने में करते हैं। आर जनरेटेड, दिस हीट इज
यूज्ड फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए इसी हीट का हम उपयोग करते हैं। तो अब इसमें फिलर मटेरियल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मोटी प्लेटों को भी लगभग आसानी से जोड़ लिया जाता है। नो फिलर मटेरियल आर रिक्वायर्ड, फिलर मटेरियल की रिक्वायर्ड हमें नहीं होती है। दूसरी बात, जब हम प्लेट थिकनेस ज़्यादा होती थी तो MIG वेल्डिंग या SAW वेल्डिंग का उपयोग करते थे। तो ये भी हमारी सिमिलर उसी तरीके की वेल्डिंग होती है। ज़्यादा प्लेट थिकनेस पर यह MIG और SAW की तरह एक्ट करती है। इट इज यूज्ड फॉर थिक प्लेट and it behaves as a MIG या सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो इस तरीके से इस पूरी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन वेल्डिंग। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम हाइड्रोजन शील्डिंग है, जनरली तो हम हीलियम या आर्गन का उपयोग करते हैं शील्डिंग के लिए, लेकिन वो आकर केवल शील्ड करती है। लेकिन जब हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो वो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे और इस तरीके से पूरी वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से इस वेल्डिंग को हम लोग कहते हैं ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। बस इतना याद रखिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। अब ट्विन कार्बन अगर कह रहा है तो कार्बन की इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मोर इफिशियंट हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। तो ऐसे हमारी ये वेल्डिंग कंप्लीट होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे, इसे आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी सबमर्ज थर्मिट वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको आप लोग नोट करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अगली वेल्डिंग टेक्नोलॉजी थर्मिट। देखिए थर्मिट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों यूज करते हैं समझिएगा। थर्मिट वेल्डिंग, सपोज करिए कि जैसे हमें किसी वर्कपीस को वेल्ड करना हो, तो अगर उस वर्कपीस की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाए, अभी तक हमने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम थिकनेस वाली प्लेट जैसे 40 mm तक की थिकनेस होती थी, तो किससे हम लोग जोड़ देते थे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से हम लोग जोड़ देते थे। अब अगर इससे भी, ये क्या अभी चलिए हम क्या करते थे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के थ्रू इसे जोड़ देते थे। लगभग किसके लिए, 40 mm के लिए। अब 40 mm के साथ हम 100 mm की स्टील, अगर स्टील का मटेरियल हो
तो हार्ड एलॉय स्टील होता था तो 40 mm तक जोड़ते थे, अगर स्टील होता था तो 100 mm तक भी हम आसानी से जोड़ सकते थे। लेकिन अगर इससे भी ऊपर हमारा प्लेट थिकनेस हो जाए, सपोज करिए 200 mm हो जाए, 300 mm हो जाए या लगभग 400 mm, तो मैक्सिमम 400 mm तक की मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए केवल एक ही वेल्डिंग यूज की जाती है और वो है थर्मिट वेल्डिंग। तो पहला एडवांटेज इसका क्या है कि मोटी से मोटी क्रॉस सेक्शनल प्लेट को या रेल पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात देखिए, जहाँ पर सपोज करिए हमारे पास पावर सप्लाई ना हो और हमारे पास गैस सप्लाई भी ना हो, जैसे हम वेल्डिंग में हीट जो जनरेट करते हैं वो दो तरीके से जनरेट करते हैं, एक या तो हम पावर से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर से, और दूसरा हम लोग गैस से जनरेट करते हैं। अगर इन दोनों की अनअवेलेबिलिटी हो जाए तो उस समय हम क्या करते हैं, तो उस समय हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होती है थर्मिट वेल्डिंग, उसके माध्यम से उसका उपयोग करते हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग हमारा क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से वेल्डिंग की जाती है। तो उसको चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक आपको पता होगा। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो हम यहाँ पे देखिए थर्मिट वेल्डिंग इज ए एक्सोथर्मिक केमिकल वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग होती है। दूसरी बात, इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, यह वेल्डिंग का उपयोग सबसे हाई मैक्सिमम थिकनेस प्लेट को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ऐसे देखिए, ऐसे 400 mm थिक प्लेट, 400 mm thick plate are joined by thermit welding। इस तरीके से होता है। दूसरी बात, नेक्स्ट बात हमारी क्या होगी, जहां पर हीट का माध्यम ना आर्क हो, मतलब ना पावर हो ना गैस हो, वहां पर हम थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। वेयर नो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड गैस, जब पावर और गैस का उपयोग नहीं होता है, देन थर्मिट वेल्डिंग आर यूज्ड। तो इस तरीके से ये सिंपल सा नॉमेनक्लेचर होता है हमारा थर्मिट वेल्डिंग का। अब इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है और इसका पूरा स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सपोज करिए एक कंटेनर होता है, इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर होता है। अब इस कंटेनर में हमें मान लीजिए या कंटेनर मान लीजिए हम चारों तरफ कवर बनाते, जैसे ये हमारी रेल की पटरी हो गई। देखिए रेल की पटरी जो हमारी होती है कुछ इस तरीके से ऐसे होती है ना। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं, सपोज करें इसको यहाँ पे हमें वेल्ड करना है, यहाँ पे हमें वेल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक एक कवर प्लेट लगाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक एक कवर प्लेट लगाएंगे और इसके ऊपर थर्मिट कंटेनर को ले आकर रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको और इसको, इस दोनों क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो सपोज करिए
ये हमारे पास ऐसा वर्क पीस हो जाए, है ना, ये हमारे पास ऐसा वर्क पीस हो जाए। अब इस वर्क पीस को देखिए, हमने केवल इसका क्रॉस सेक्शन काट के दिखाया है ना। ये हमारा क्रॉस सेक्शन रहेगा थिकर प्लेट का। अब इस तरीके का वर्क पीस हो जाए, अब इसको जोड़ना हो तो बीच में कुछ स्पेस रखेंगे, है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ वैक्स का पैटर्न तैयार करेंगे। वैक्स का पैटर्न तैयार करेंगे जिस तरीके से इसे हमें बिल्ड करना होता है। जब वैक्स का पैटर्न तैयार कर लेंगे तो वो हमारा कुछ इस तरीके का, ऐसे देखिए, ऐसा इस तरीके का कुछ हमारा ये बन जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एक कंटेनर होता है, फिर इसके ऊपर एक हम ट्यूब लगाते हैं इस तरीके से। अब इस ट्यूब के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हम लोग ऐसा ट्यूब लगाते हैं, फिर इसके ऊपर ऐसा थर्मिट कंटेनर बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग थर्मिट कंटेनर बनाते हैं। अब इस थर्मिट कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस थर्मिट कंटेनर में हम लोग आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम को भर देते हैं। एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड को इसके ऊपर हम लोग ऐसे फिल कर देते हैं, और इसमें फायर क्रैकर्स, इसके ऊपर इस तरीके से हम लोग फायर क्रैकर्स को रख देते हैं। फायर क्रैकर्स के रूप में हम लोग कोल का उपयोग करते हैं, कोयले का उपयोग करते हैं, है ना। इस तरीके से हो जाता है। फिर इसके बाद अब देखिए ये चारों तरफ से हमारा क्या होता है, मोल्ड क्रिएटेड होता है ना। इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। इस तरीके से चारों तरफ से हमारा मोल्ड से क्रिएट किया जाता है, चाहे हम इसको सैंड मोल्ड ले लेते हैं, चाहे वैक्स ले लेते हैं। चलिए ऐसा ये हमारा बन गया। अब देखिए होगा क्या, ये पूरा इस तरीके से ऐसा होता है। जब हमने यहाँ पे ये फायर क्रैकर्स हुआ तो पहले हम क्या करेंगे, इस वेल्ड क्रॉस सेक्शन को, अभी इसको हम हटा लेंगे, ये कंटेनर को हम पहले हटाएंगे, मतलब पहले कंटेनर नहीं लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन को जहाँ पर हमें वेल्डिंग करना है इसको हम पहले प्री हीट करेंगे। गैस लाएंगे, गैस समझ रहे हैं, है ना, ऑक्सी एसिटिलीन गैस लाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, प्री हीट करेंगे। जब प्री हीट कर लेंगे, ये वेल्ड सेक्शन हमारा प्री हीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंटेनर को ऊपर रखेंगे, ये हमारा होता है कंटेनर। और कौन सा कंटेनर होता है, थर्मिट कंटेनर। थर्मिट कंटेनर होता है। इस थर्मिट कंटेनर में ये हमारे क्या होते हैं, एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड होता है, और इसके ऊपर जो हमारा होता है वो होता है फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर मतलब सिंपल सा कोल का भी यूज हम कर लेते हैं। तो जब हम कंटेनर को अब लाए, प्री हीट करेंगे, फिर कंटेनर को लाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम फायर क्रैकर में फायरिंग कर देंगे। फायरिंग करके हम छोड़कर चले जाएंगे, 1-2 घंटे 3 घंटे का प्रोसेस होता है। फिर हम लोग चले गए, अब ये फायर क्रैकर से हीट होगा, फिर इसे गर्म करके मेल्ट करेगा। जब ये एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड मेल्ट होगा तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर एल्युमिनियम आयरन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना, सॉरी ऐसे देखिएगा, एल्युमिनियम, हाँ, इसके एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और आयरन हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये कुछ हमारा ऐसा हो जाता है। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये होता है
एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, जब ये रिएक्ट करता है हीट होकर तो ये इसमें बदल जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। अब इसे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से। अगर यहाँ पे हम लोग 2 ले लें और यहाँ पे हम लोग 2 ले लें तो यहाँ पे देखिएगा ऐसा हम लोग कर दें इसको 2, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 एल्युमिनियम ले लेंगे, तो यहाँ पर 2Al2O3 प्लस आयरन हमारा कितना था 4 Fe हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस यहाँ पर हीट हमारी जनरेट होगी। तो ऐसे हमारा होगा। अभी जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा ये ऊपर रहेगा इस कंटेनर में, और जो आयरन हमारा होगा प्योर आयरन हमारा आकर इन दोनों के बीच में क्या होगा, ऐसे प्योर आयरन हमारा इन दोनों के बीच में फिट हो जाएगा। देन आफ्टर जब हम कैसे पता चलेगा, मान लीजिए ये मैटर हमारे पास आ रहा है, यहाँ तक फिल हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमारा मैटर फिल हो गया है। तो उसको पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, 2 देखिए राइजर लगाते हैं इस तरीके से, एक यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, राइजर होते हैं। ये भी हमारा राइजर होता है। जब ये मोल्टेन मेटल आकर इसमें फिल होता है, जब यहाँ तक फिल हो जाएगा मोल्टेन मेटल, तो राइजर में भी हमारा क्या होगा, यहाँ तक फिल हो जाएगा, यहाँ तक फिल हो जाएगा। फिर मोल्टेन मेटल को हम राइजर में मान लीजिए यहाँ तक फिल हुआ तो हमें दिखने लगा, फिर हम यहाँ से कंटेनर को हटा लिए, और जब ये कूल होकर सॉलिडिफाई होने लगता है तो जो मटेरियल में हमारा श्रिंकेज होता है, सॉलिड श्रिंकेज, देखिए श्रिंकेज हमारा 3 तरीके का होता है। अगर हम श्रिंकेज की बात करें, श्रिंकेज की बात करें तो पहले जब हमारा लिक्विड से सॉलिड में बदलने लगता है, ऐसे देखें लिक्विड से सॉलिड में बदलता है तो उस समय हमारा लिक्विड श्रिंकेज कहलाता है। लिक्विड श्रिंकेज कहलाता है। अब ये लिक्विड श्रिंकेज जो हमारा होगा, श्रिंक होगा, इसे कंप्लीट करने के लिए इस राइजर से मोल्टेन मेटल को हम देते रहते हैं। दूसरा जो श्रिंकेज हमारा होता है, जान लीजिए दूसरा और तीसरा तीनों। दूसरा श्रिंकेज हमारा क्या होता है, जब ये यहाँ लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब वो फेज चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं फेज चेंज श्रिंकेज। इस तरीके से होता है। तीसरा जो श्रिंकेज हमारा होता है, जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है और गर्म से कूल्ड होने लगता है तो उस समय इसे हम बोलते हैं सॉलिड श्रिंकेज। अब अगर इस श्रिंकेज का हम लोग ग्राफ बनाएं तो ऐसा देखिएगा, सपोज करिए इस तरीके से ऐसा आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत तेज़ी से हमारा ये लिक्विड श्रिंकेज होता है, ये फेज चेंज होता है और ये सॉलिड श्रिंकेज होता है। सबसे ज़्यादा श्रिंकेज हमारा किस में होता है, लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है और फिर फेज चेंज में कम होता है या ना के बराबर होता है। लिक्विड श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए किसी भी जगह पे हम राइजर का उपयोग करते हैं, चाहे वो कास्टिंग हो चाहे वो वेल्डिंग हो। लेकिन फेज चेंज और सॉलिड श्रिंकेज को जब हमें रोकना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, मशीनिंग अलाउंसेस लेते थे। तो यहाँ पर मशीनिंग अलाउंसेस हम कैसा लेंगे, मतलब इसके ऊपर भी चारों तरफ मटेरियल हमारा भर जाता है। तो सॉलिड श्रिंकेज और फेज चेंज श्रिंकेज के लिए जैसे हमारे पास ये वर्कपीस था तो ये इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो इसे हम क्या करते हैं, ऐसे मशीनिंग से कट करके ऐसे हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वेल्डिंग जॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर श्रिंकेज भी नोट कर लीजिए। जो सबसे ज़्यादा श्रिंकेज होगा, ऐसे लिक्विड श्रिंकेज
ग्रेटर देन सॉलिड श्रिंकेज ग्रेटर देन फेज चेंज। श्रिंकेज, तो इस तरीके से इसे नोट कर लीजिएगा, ये हमारा श्रिंकेज होता है। अब इसके बाद जब ये पूरी एक्शन हमारी यानी कि प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये तो हमारी पूरी प्रक्रिया हो गई, इस तरीके से ऐसे कंप्लीट होती है। अब इस प्रक्रिया में ये जो मेटल हमारा होता है किस मटेरियल के लिए हमारा सुटेबल होता है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका उपयोग करते हैं, फायर क्रैकर्स का उपयोग करते हैं। जो हमारा जोड़ने के लिए ये ग्रेनुलर्स यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम होते हैं। तो इस तरीके से चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा नोट कर लेते हैं। देखिए हम किसका यूज करते हैं, कोल या कोक यूज्ड एज ए फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, जो थर्मिट कंटेनर में मिक्सचर यूज करते हैं, तो एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर used in thermit container। अब जब हमारा आयरन और एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो हल्का होगा और आयरन हैवी डेंस होगा। तो हैवी डेंस मटेरियल यहाँ पर आके भर जाएगा। जो हल्के मटेरियल होंगे वो इसके चारों तरफ आके हमारे क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, जो ऊपर से ऑक्साइड की लेयर की तरह बना देते हैं और वो हमारी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से इस वेल्ड मेटल को बचाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा होता है थर्मिट कंटेनर में यूज किया जाता है। अब इस कंटेनर में देखिए यहाँ पर जो हम ये बनाते हैं, ये किसका बनाते हैं, जो हम मोल्ड कैविटी बनाते हैं वो हम ज़्यादातर वैक्स पैटर्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड कैविटी। इस तरीके से ये हमारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, अगर ये प्रॉपर तरीके से बिल्ड हो जाए, तो इसमें ये जो मोल्टेन मेटल भरा हुआ था फिर ये धीरे धीरे ठंडा होता है, तो मतलब ये क्या होता है, एनीलिंग की तरह ठंडा होता है। मतलब ये ऑटोमेटिक एनीलिंग प्रोसेस हो जाता है। एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्विंचिंग, हार्डनिंग, ये सब प्रोसेस आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आपको मटेरियल साइंस में डिस्कस करेंगे। एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग क्या होता है। एनीलिंग का मतलब जब किसी वर्कपीस को गर्म करके फर्नेस में ही ठंडा किया जाए तो बहुत धीरे धीरे, कूलिंग रेट लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर होता है। तो इस तरीके से उस वर्कपीस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाती हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एनीलिंग। तो यहाँ पर धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से क्या होता है, ड्यू टू कूलिंग ऑफ एनीलिंग प्रोसेस,
एनीलिंग प्रोसेस, अब एनीलिंग प्रोसेस की कूलिंग की वजह से ये वर्क जो जॉइंट की स्ट्रेंथ होती है ये क्या हो जाती है, इस बेस मेटल की स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा हो जाती है। जॉइंट स्ट्रेंथ आर ग्रेटर देन बेस मेटल स्ट्रेंथ, बेस मेटल स्ट्रेंथ। प्लेट थिकनेस आपको हमने बता ही दिया था, फिर भी यहां देख लीजिए ये क्या होता है, हैवी प्लेट थिकनेस, हैवी प्लेट थिकनेस लगभग कितना 400 mm आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग। इस तरीके से ये हमारा होता है। अब इसमें जो हम राइजर का उपयोग करते हैं, ये राइजर का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए कुछ लोग राइजर का उपयोग नहीं भी करते हैं, वो इसी में क्या करते हैं, भर लेते हैं मोल्टेन मेटल को, फिर यहाँ पर ले आते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अगर राइजर का उपयोग करते हैं तो राइजर आर यूज्ड फॉर providing to देखिए प्रोवाइडिंग एज ए फीड ऑफ मोल्टेन मेटल, यह मोल्टेन मेटल को एक फीड रेट की तरह देता रहता है और किसको, लिक्विड श्रिंकेज को रोकता है। एंड अवॉइड या रेड्यूस लिक्विड श्रिंकेज। इस तरीके से लिक्विड श्रिंकेज को रोकने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब इसमें देखिएगा जो टेम्परेचर जनरेट होता है इसके अंदर वो लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जनरेट होता है। तो वेल्ड टेम्परेचर वेल्डिंग टेम्परेचर अप्रॉक्स 3000 डिग्री सेंटीग्रेड आर जनरेटेड। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जनरेट होता है। चलिए इसके यूज के बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इस थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में, रेल रोड से यानी कि रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। उसके बाद हैवी लोहे के गर्डर्स को भी जोड़ने में किया जाता है। तो इस तरीके से इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन रेल रिपेयरिंग कॉमा शिप कॉमा हैवी कंस्ट्रक्शंस and heavy constructions of non-ferrous material। इस तरीके से इसका हमारा यूज होता है।
अच्छा, इसके डिसएडवांटेज भी हमारे हैं। एडवांटेज तो हमारा बहुत सारा है कि मोटी प्लेट को जोड़ता है ना, एनीलिंग होने की वजह से वेल्डिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज हमारा क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारा ये है कि ये पतली प्लेटों को कभी नहीं जोड़ पाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज हमारा जो होगा, इसमें देखिए, इस वेल्डिंग का जब हम उपयोग कर रहे होंगे तो हाँ, पहला डिसएडवांटेज हमारा पतली प्लेटों को हम वेल्ड नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज हमारा क्या होगा? हम इसमें हीट को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अंदर ये हीट जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जनरेट हो रही है उसको हम कंट्रोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज हम नोट कर लेते हैं। चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग। देखिए, ये पहले तो पतली प्लेटों को नहीं जोड़ पाएगा, है ना। थिन प्लेट, थिन सेक्शन प्लेट कैन नॉट बी वेल्डेड। दूसरा क्या होगा? इस पूरे सेटअप को बनाने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा, आधे घंटे 1 घंटे पूरा सेटअप बनाने में लग जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो हमारा इनिशियल प्रिपेयरिंग टाइम सेटअप होता है या बिल्डिंग सेटअप टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। लार्जर वेल्डिंग सेटअप टाइम रिक्वायर्ड। इस तरीके से लार्जर वेल्डिंग सेटअप टाइम हमारा रिक्वायर्ड होता है और इसकी हीट को भी हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन due to exothermic reaction, more heat are generated, so heat are not controlled. तो इस तरीके से ये हमारा थर्मिट वेल्डिंग का डिसएडवांटेज है। अब इसमें देखिएगा, ये लगभग हमारा ज़्यादातर उपयोग रेलवे की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। तो ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम थर्मिट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। थर्म मतलब हीट होती है और वेल्डिंग मतलब वेल्डिंग टेक्नोलॉजी होती है। तो यही सब मेजर पॉइंट आप जान लीजिएगा। ज़्यादातर कई बार इसका उपयोग यही पूछा है कि किसके लिए किया जाता है, तो रेल रोड या रेलवे की पटरी के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, थर्मिट कंटेनर में किसका उपयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, है ना। तो यही 2-3 क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन केमिकली वेल्डिंग है। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन केमिकली वेल्डिंग है, जो हमने पहले ही आपको बता दिया था। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने आज कंप्लीट किया थर्मिट वेल्डिंग के बारे में। और थर्मिट वेल्डिंग से पहले हम लोगों ने बट वेल्डिंग के बारे में कंप्लीट किया। बट वेल्डिंग मतलब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। तो इस तरीके से हमारी यहाँ तक की वेल्डिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे की रिमेन्स वेल्डिंग के बारे में बताएंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।